जो लोग भी नया ज्वाइन किया है, एग्जाम्पल आपने जैसे नया ज्वाइन किया, आपने नया ज्वाइन किया है, अनामिका मैं बोलूंगा कि थोड़ा हो गया टाइम, इसकी वजह से मैं आपको एक्सेप्शन नहीं दे रहा हूँ। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग का कौन से पार्ट से पुराना पार्ट जो भी आपने किया है उसमें से कौन सा पार्ट क्लियर है एकदम। जैसे बेसिक कंसेप्ट वाला जो पार्ट है, क्या वो एब्सोल्युटली क्लियर है बिल्कुल अच्छी तरीके से कि इकोनॉमिक टेरिटरी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? बताइएगा एक बार के लिए। सिमरन वहां पीछे कोई एक जन होगा तो बोलो ना प्लीज, उस रूम में किसी है? इकोनॉमिक टेरिटरी डोमेस्टिक टेरिटरी ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं है आपका? ऑलमोस्ट नहीं होता, या तो है या तो नहीं है। मतलब कल का अगर मैं आपको टेस्ट लूं, उस रूम में बैठे होंगे ना, किसी को भी बुला लो, इकोनॉमिक टेरिटरी या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब मैं आपको पूछूं, तो आप मुझे बताओ, मतलब आपको आ जाएगा। अनामिका के केस में क्लियर है, तुम्हारे केस में भी क्लियर है, बहुत अच्छे से याद भी हो गया मेरे हिसाब से। तो लोग ऑनलाइन कोई कर रहे हैं, कल्पना के केस में मुझे बताइए इकोनॉमिक टेरिटरी वगैरह ये सब कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर है या नहीं है? ये हर्षु लोग ऑनलाइन कर रहा है। ऑफलाइन आओ हर्ष। ऑनलाइन बैठा नहीं आ रही है तो खाली मतलब इनका केस में बाकी है, तो मैं क्या करूंगा, इन टॉपिक्स को वापस में एक बार रिपीट करवाऊंगा अभी। अराउंड 20th को, 20th बोलता, सॉरी, 1 तारीख को आपका रिपीट होगा ये सब पार्ट्स। ठीक है? तो आप उसमें वापस से बैठ के कर लेना ये वाला थियरी वाला पार्ट को, तो मैं इसको टच नहीं कर रहा हूँ बार बार। बट इतना तुमको समझ में आया नहीं आया कि जीडीपी का मतलब क्या है? मेरे को ये बताओ, पहले मुझे ये बताओ कि एटलीस्ट जो 3 मेथड्स है ऑफ नेशनल इनकम, उसको समझने के लिए एटलीस्ट एक टर्म जो मेरे को बहुत समझना जरूरी है वो है जीडीपी। दूसरा है 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स। तो अगर मैं आपका फोकल पॉइंट के हिसाब से पूछूं, तो यू शुड फोकस ऑन दीज टॉपिक्स, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? यू कैन अंडरगो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला पार्ट, क्योंकि ये अपने आप में एक पूरा इंडिपेंडेंट टॉपिक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है? इसको तुम कर लो, क्योंकि ये 2 लेक्चर का टॉपिक है खाली, वो भी मात्र 50-50 मिनट का लेक्चर्स है। तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा, इसका एज सच कोई लिंक भी नहीं है प्रीवियस टॉपिक से। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तुम देख सकते हो। नंबर 2 हो गया तुम्हारा कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। ठीक है? और नंबर 3 है तुम्हारा 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट। मुझे आप लोग भी बताइए, इन तीनों में किसी को डाउट कोई सा? बताओ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पता है? ठीक है, हाउस होल्ड, फर्म्स, इस वाला पार्ट क्लियर है? ठीक है, तुम आज देख के मेरे को अपडेट करेगा इवनिंग तक। नहीं दिक्कत हुआ, प्रॉब्लम हो रहा होगा तो वापस से मेरे को फोन करके बताएगा, कल मैं तुझे वापस बुलाऊंगा। ठीक है? आज देख के ये 3 चीज जो है उसको टॉपिक में देखिएगा। बेसिक कंसेप्ट को आज नहीं देखने का है तेरे को, तेरे को कौन सा देखना है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जीडीपी और 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट। ठीक है? समझ में आ जाएगा। अगर तुमको समझ में नहीं आया तो मेरे को पूछ लेना, लेक्चर नंबर मैं तुम्हें देख के बता दूंगा। ठीक है? मुझे देखना पड़ेगा कौन सा ऐप में कौन सा लेक्चर नंबर है, बट मैं देख के तुमको बता दूंगा। वन विल बी, वन इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, नहीं नहीं नहीं, वन तो बेसिक कंसेप्ट होगा। वन तो बेसिक कंसेप्ट होगा हमेशा। हाँ, टू भी नहीं होगा शायद, तुम देख के बता देगा तुमको, अभी हम तुमको देख के बता देगा। ठीक है? बाकी अगर बाई चांस बेसिक कंसेप्ट मिस हुआ हुआ है, नेशनल इनकम मिस हुआ हुआ है, नथिंग टू वरी। मई में वापस मैं इन टॉपिक्स को रिपीट करूंगा। बट एटलीस्ट मैं चाहूंगा कि आप लोग का जो वैम का पोर्शन मैं आपको करवा रहा हूं, वो सब आपका सम्स एटलीस्ट हाथ से एक बार किया हुआ रहे। भैया पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तब भी चलेगा, तब भी चलेगा, पर एटलीस्ट एक एक होता है ना, जब मैं करवाऊं आगे तो आपको रहना चाहिए कि हाँ 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 हाँ, ये टॉपिक्स, हाँ हाँ ये आता है, अच्छा अच्छा ये था क्या? ये होना चाहिए आपका रेजर्वेशन, rather than कि अच्छा पहली बार था। बात समझ में आया? बिकॉज मोस्ट लाइकली विल स्टार्ट बैच नंबर 2 फ्रॉम मी। ठीक है? एंड 30th अप्रैल तक अपन रजिस्ट्रेशन ओपन करके रखा है, इफ वी हैव द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल टू स्टार्ट विद, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे को 3-4 जन से कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि अगर जन होता है तो मजा आता है क्लासेस करने में, राइट? इसीलिए हम वेटिंग फॉर द पीपल। आज अपन लॉन्च भी कर देगा उसको, मोस्ट लाइकली विल बी थर्सडे एंड संडे, 2 डेज ऑफ क्लासेस जो आप लोग का होगा उस बैच में। ठीक है? तो आपका सब कुछ सॉर्टेड हो गया है यहाँ पे। बट द पॉइंट इज कि मैं चाहता हूं कि इवन तो आप लोग उसमें भी करो, बाद में भी करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट यू शुड फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट। ठीक है? क्योंकि एनीवेज आपका नेक्स्ट वीक से जो क्लासेस होने वाला है उसमें आप ऐसे भी कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि नया टॉपिक है बिल्कुल। ठीक है? वो एकदम नया आईडी शुरू करेंगे, आज रेडी हो जाएगा बुक वगैरह सब कुछ, उसका सॉफ्ट कॉपी आपको ग्रुप में मिल जाएगा, और नेक्स्ट वीक के एंड तक आपको हार्ड कॉपीज भी सबको मिल जाएगा। आईडी का बुक का सारा प्रिंट हो गया, सिर्फ कवर प्रिंटिंग करवा के उसको करना है रेडी। ठीक है? बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर आज आप पढ़ रहे हो तो मुझे बताया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपका क्लियर है बिल्कुल, यहाँ पे हाउस होल्ड, फर्म्स, फिजिकल फ्लो, रियल फ्लो, नॉमिनल फ्लो, लीकेजेस, इंजेक्शन, स्टॉक फ्लो। ठीक है? ये अपने आप में ना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है ना, ठीक है ना, ये अपने आप में गोल्डन टॉपिक, छोटा कंटेंट है, एग्जाम में हमेशा एग्जाम में पूछता है।
3 से 4 मार्क का तो मिनिमम पूछता है आपको हमेशा। तो आप लोग के लिए ये वाला टॉपिक बिल्कुल गोल्डन टॉपिक है, इसमें तो आपको निस्संदेह रहना चाहिए कि ये टॉपिक तो बढ़िया से करके जाए। ठीक है। और आजकल हल्का हल्का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछने लग गया सर्कुलर फ्लो से। स्टॉक फ्लो में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, वो वाला पार्ट। ठीक है। एक काम करो ना, आप इधर आ जाओ। हाँ, मेरे को ये तो दिख रही है। ये तुम लोग तीनों जन इधर आना, तो इधर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है, मेरे को दिख रहा है, ये दिख नहीं रहा था एकदम। ठीक है। जीडीपी का मतलब क्या है, देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो और हम लोगों ने जितने भी मेथड सीखे, हम लोगों ने एक मेथड सीखा, वो था वैम का मेथड। उसको समझने के लिए हमें क्या जरूरी है, 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स। अगर मुझे बताइए 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट में किसको किसको नहीं आता है, क्योंकि 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट नहीं आता तो फिर तो आगे कुछ भी नहीं आता। बताओ। नहीं आता है। हाँ, वो ग्रॉस से नेट जाने के लिए, उसके बाद में एमपी एनपी वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आता है। ओके। नहीं नहीं, वो तुमने 10 सम जो मैंने दिया था वो किया था या नहीं किया था? वो तो रिवीजन है, वो अलग मैटर हो गया। वो तो रिवीजन करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे। जैसे आज आपने नेशनल, आपको लगता है हम पूरे सेशन में जितना नेशनल इनकम रिवाइज करा था, आपको लगता है मैं एक बार पढ़ाएगा नेशनल इनकम को? वो कई बार आपका रिवीजन होते रहेगा। मैं कभी भी रैंडम, जैसे फॉरेन एक्सचेंज पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते अचानक से नेशनल इनकम में शिफ्ट हो जाता हूँ, देख चेक करने के लिए। तो एवरी टाइम इट्स लाइक अ फॉर्मल टेस्ट विच इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टुमारो, अदरवाइज आई कॉन्स्टेंटली टेक अप टेस्ट। याद नहीं, कभी कभी बुला के ऐसे पूछ लेता हूँ रैंडमली, तो वो चलते रहेगा, वो उसका स्ट्रेस मत लो। 4-5 महीना दो अपने आप को। 4-5 मंथ्स के बाद में आई एम गिविंग एन अश्योरेंस कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्काई रॉकेटेड में रहेगा। बट एटलीस्ट गिव इट सम टाइम, बिकॉज आप नए तरीके से कर रहे हो बिल्कुल। ठीक है, वो अलग मैटर हो गया। मैं बोला कॉन्सेप्ट वाइज आपको नहीं आता है। ठीक है। और 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स आता है 3-4 बार रिवर्व करने का उसको, क्योंकि तुमने उतना बार रिवाइज नहीं किया जितना बाकी लोगों ने किया है। उन्होंने 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट को 3 क्लासेस में किया है, आप लोगों ने शायद 1 घंटे में किया होगा। राइट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग सब लोग रिवर्व करते रहो जब तक। अगर सोचना पड़ रहा है कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ रहा है, तो आप समझ जाओ आपका क्लियर नहीं है अब तक। क्लियर मतलब आता है आपको, बट द थिंग इज दैट यू आर नॉट येट कॉन्फिडेंट, यू आर नॉट येट रेडी। ठीक है। और एकदम फटक से आ रहा है एनआईटी, फटक से आ रहा है। एनआईटी कैसे निकलता है, इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। नफिया को कब लेके आना हो, डोमेस्टिक से नेशनल। नेट से ग्रॉस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, माइनस या प्लस, प्लस डेप्रिसिएशन। नेट से ग्रॉस बोला मैंने, मेरा मन है। ठीक है। ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन। अगर ये फटाफट आ रहा है तो आप समझ जाओ आपको आता है, नहीं आता तो आपको 1-2 बार और लिख के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। तो इतना अगर आपका क्लियर है तो आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। तो पहला मेथड जो अपन ने किया अपने इन दिनों के क्लासेस में, वो क्या था मुझे बताइएगा, वैम के बारे में। सर 3 मेथड्स है, एक है वैम, एक है इनकम मेथड, और एक है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। एक है आपका इनकम मेथड, एक है एक्सपेंडिचर मेथड, और एक क्या है, वैम। वैम स्टैंड्स फॉर वैल्यू एडेड मेथड। इसका बेस रूट जो है, ग्राउंड रूट अगेन स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैड लर्न्ड। वो क्या था आपका, इसका मतलब क्या था, देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है। कौन से कैटेगरी ऑफ गुड्स का बात करेंगे हम लोग, मार्केट प्राइस तो समान, वो तो इसमें होता है मार्केट प्राइस में। फाइनल गुड्स, वेरी गुड। कौन से गुड्स के बारे में बात करेंगे हम लोग, फाइनल गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, बराबर। अब नियम से क्या है, जितना भी देश में फाइनल गुड्स है, उन सभी के वैल्यू को अगर मैंने जोड़ दिया, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ जीडीपी। ये लॉजिक है, और लॉजिकल बात भी है, क्योंकि और उसके बाद अगर आपको जीडीपी निकालना आ गया, ठीक है, तो इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। बट बिफोर वी मूव अहेड, आप मुझे बताइए नेशनल इनकम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, एन एन पी एट एफ सी। ठीक है, एन एन पी एट एफ सी। अगर कंप्लीटली नया तरीके से स्टार्ट करना है, नेक्स्ट वीक में मैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू करूंगा, तो मुझसे कॉन्सेंट्रेट कर लेना। नेशनल इनकम के बारे में चिंता मत करना कि कैसे होगा क्या होगा, बाकी लोग बहुत आगे चला गया, मेरा तो जिंदगी खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, आराम से हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेस मत लेना। इन द मीन वाइल, जब तक मैं इनको लास्ट में टॉपिक्स करवाऊंगा तब तक आप लोगों को बराबर कर दूंगा नेशनल इनकम में, इसलिए स्ट्रेस मत लेना। नेक्स्ट वीक से इट विल स्टार्ट प्रॉपर्ली फॉर यू। आप सोच लेना मेरा क्लासेस नेक्स्ट वीक से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, चलेगा। तुम्हारे केस में यू कैन वोट गेट अलॉन्ग, बिकॉज तुमने शुरू कर दिया है हल्का हल्का। आपका फैसिलिटी अभी है, हल्का हल्का पीछे पीछे देखना तो तुम देख सकती हो आराम से। ठीक है, अनामिका भी इस गौरव को, आप भी जा सकते हो मेरे सबसे आगे, हल्का हल्का थोड़ा ट्राई करना है, तुम कोशिश करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी तुम्हारे पास भी ऑप्शन है। तुम्हारा बराबर, तुम्हारा बराबर, तुम्हारा भी बराबर है। ठीक है, तुम लोग को कंटिन्यू करना है। कल टेस्ट सुबह ही ले लेंगे अपन, 11 बजे ले लेते हैं।
ताकि सब लोग फ्री हो जाए। कितना बजे? 11 से 12, तो 12 बजे ले लेना तुम्हारा। हो गया। और कुछ स्ट्रेस? बस हम शाम को नहीं पढ़ाता और ये बात है। ठीक है। शाम को या तो हम सोता है या तो हम इस्कॉन चला जाता है। ठीक है। हम ऐसे हरे कृष्णा करते रहते, तब मजा आता है हमको। ठीक है, बताइए। पूरा 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 दिन, अगर आप लोग कभी गए हो या नहीं गए हो आमिन गांव वाला, नहीं गया हो तब तो फिर एक दिन हम लोग प्लान बना के लेके जाएगा। फिर वो ट्रैवलर वैवलर ये सब करवाना पड़ेगा ना सबका। लेकिन नॉर्थ ईस्ट जैसे अगर ये ब्रिज बन गया, ये वाला जो मामा बना रहा है, ये बनने से तो स्ट्रेस ही नहीं है। तुम कहाँ जा रहा है? और तुम शादी में जा रहा है? अच्छा। ठीक है, नेशनल इनकम का शॉर्ट टर्म क्या है? एनएनपी एट एफसी। और डोमेस्टिक इनकम क्या है भाई? एनडीपीएफसी। एक प्रिलिमिनरी लेवल पे गलती बता देता हूँ आप लोग को, अभी का गलती है ये, आगे जाके गलती नहीं करने वाले हो आप लोग। ठीक है। जीडीपी जो होता है, जीडीपी हमेशा किसमें होता है आपका? मार्केट प्राइस पे। और नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम हमेशा किसमें होता है आपका? फैक्टर कॉस्ट। ये गलती अभी करते हो, बाद में नहीं होगा ये सब गलती, एकदम आपके दिमाग में सेट हो जाता है सब चीज। ठीक है। एनएनपी एट एफसी का फुल फॉर्म क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फॉर पीपल हु आर न्यू। ठीक है, जो लोग का हो गया है उन लोग को टाइम लगेगा पर समझेगा। हमेशा जो पहला लेटर है, पहला लेटर, वो हमेशा नेट या फिर क्रॉस होगा। हमने जो थ्री एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स पढ़ा था ना, वो इसी ऑर्डर में पढ़ा था हमने। ठीक है। हमेशा क्या होगा? या तो नेट होगा या तो ग्रॉस होगा। जैसे जीडीपी का जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका एनएनपी स्टैंड्स फॉर नेट नेशनल प्रोडक्ट। नीचे क्या लिखा हुआ है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहला लेटर हमेशा क्या होगा? ग्रॉस होगा या फिर नेट होगा। ग्रॉस का मतलब क्या हो गया? डेप्रिसिएशन के साथ, मतलब डेप्रिसिएशन को हटाया नहीं है, कुछ नहीं किया, जो भी ग्रॉस वैल्यू था, नया नया नवेला दुल्हन वाला वैल्यू। ठीक है, कुछ भी वैल्यू उसमें से कट किया नहीं है, सब कुछ मिला मुलू कर जो खर्चा लग रहा है उसको होता है ग्रॉस वैल्यू। बात समझ में आया आपको? एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट? सर उसमें से अगर हमने डेप्रिसिएशन का वैल्यू को माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिलता है? नेट। यानी कि पहला पॉइंट क्या है आपका? सर नेट से ग्रॉस जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस डेप्रिसिएशन या प्लस डेप्रिसिएशन। अच्छा, मैंने उल्टा बता दिया आपको, रुको ऐसे बता दो आप लोगों को ताकि इजी हो जाए आप लोगों के लिए। ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? माइनस डेप्रिसिएशन। अब क्वेश्चन में डायरेक्टली डेप्रिसिएशन नहीं देगा तो दूसरा सा टर्म देगा आपको, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंसेस, ये सारे के सारे शब्द क्या है? डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए मेरे को क्या करने का है? माइनस डेप्रिसिएशन। और यहां से यहां आने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन। तो बाहर जाएगा तो ऑनलाइन तो क्लास कर लेगा ना। ठीक है, समझ में आया? तो पहला सेट ऑफ लेटर्स हमेशा क्या होगा? नेट और या फिर क्रॉस होगा। नेक्स्ट जो सेट है, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट जो सेट है, पॉइंट नंबर 2 जो है, वो हमेशा होगा नेशनल या फिर डोमेस्टिक। नेशनल या फिर डोमेस्टिक। पहला क्या होगा हमेशा? नेट या फिर ग्रॉस, हमेशा नेट या फिर ग्रॉस। नेक्स्ट लेटर जो है वो किससे स्टैंड करेगा आपका? नेशनल या फिर डोमेस्टिक। सर नेशनल का मतलब क्या हुआ? अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय व्हाट? बाय द नॉर्मल रेसिडेंट। देशवासियों ने कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है? क्या बोला मैंने? देशवासियों ने कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है। सर देशवासी मतलब जो नॉर्मल रेसिडेंट्स है इंडिया के, उन्होंने कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल कॉन्सेप्ट। यानी कि जब मैं नेशनल वर्ड बोलूं, इसके ऊपर फोकस किसके ऊपर है? देशवासियों के ऊपर, नॉर्मल रेसिडेंट्स के थ्रू। अब नॉर्मल रेसिडेंट्स ने अगर इंडिया में सामान प्रोड्यूस किया है तो भी वो अलाउड है, अगर उसने बाहर भी प्रोड्यूस किया है तो भी प्रोड्यूस कर कौन रहा है? नॉर्मल रेसिडेंट, इसलिए क्या होगा? बिल्कुल अलाउड हो। यानी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? द फंडामेंटल पॉइंट फॉर नेशनल इज व्हाट? द फंडामेंटल पॉइंट फॉर नेशनल इज व्हाट? ये कौन प्रोड्यूस करेगा आपका? देशवासी। चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो बाहर हो, उससे फर्क पड़ता नहीं है। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या रहेगा आप लोग के लिए? देशवासी। देशवासी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? नॉर्मल रेसिडेंट्स। क्या बोलेंगे हम लोग? नॉर्मल रेसिडेंट्स। मेन पॉइंट यही है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है आपका?
डोमेस्टिक एज द वर्ड सजेस्ट, इसीलिए हम लोगों ने एक टर्म डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी भी पढ़ा था। ठीक है, इसमें क्या है सर, इसमें क्या है, देश के अंदर, देश के क्या बोला मैंने, अंदर, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करो, हम लोग क्या मानेंगे उसको, डोमेस्टिक। इसीलिए इसीलिए वी आर स्टडिंग जीडीपी ऑल्सो, वी आर स्टडिंग नेशनल इनकम ऑल्सो। बात समझ में आया आपको, हम लोग जीडीपी भी निकालते हैं देश में और नेशनल इनकम भी निकालते हैं। अगर आप कभी भी बजट रिपोर्ट पढ़ोगे, every year the GDP of the country is also discussed and also the national income of a country is also discussed। दोनों ही चीज डिस्कस होता है, तभी हम लोग मानते हैं उसको। बात समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे, इज इट फाइन, मुझे बताइए आप लोग, ठीक है, समझ में आया। क्यों सर, क्योंकि एक रिप्रेजेंट कर रहा है देशवासियों ने कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है पूरे कंट्री में, और एक क्या है आपका, देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पक्की बात है यहाँ तक, श्योर हो, 100%। ठीक है, मतलब सर क्या समझ में आया आपको कि एक जो है वो है डोमेस्टिक और एक क्या है आपका नेशनल। इसमें क्या है, देश के अंदर, देश के अंदर मतलब विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, चाहे वो इंडियंस प्रोड्यूस करो चाहे बाहर गांव वाला लोग प्रोड्यूस करो, फर्क पड़ता नहीं है, देश के अंदर प्रोड्यूस हुआ है ना, एक्सेप्ट कर लेगा। और नेशनल में क्या होता है, बाय नॉर्मल रेसिडेंस, देशवासियों ने, चाहे वो इंडिया में प्रोड्यूस करो चाहे बाहर में प्रोड्यूस करो। बात समझ में है, दैट इज व्हाई यू हैव बोथ टर्म्स ऑफ जीडीपी एंड नेशनल इनकम। और सर चेंज कैसे करोगे, वैसे तो यू हैव टू वॉच द थ्री एसेंशियल कॉन्सेप्ट लेक्चर, बट डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करना है मेरे को, आई हैव टू ऐड अ टर्म विच इज नोन एज नफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो सिंपल सा बात है, हम डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे हैं, यानी कि हम देश का इनकम तो लेंगे ही, साथ साथ में बाहर से जो इनकम कमाया उसको भी लेंगे, उसको अपन नेट में क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और यहां से यहां आने के लिए क्या कर रहा है मेरे को, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करूंगा मैं, माइनस कर दूं। यू डोंट हैव टू रिमेंबर, अगर आप ये पहली बार सुन रहे हो तो इसको आप याद नहीं करोगे, पहले वो थ्री एसेंशियल कॉन्सेप्ट को देखोगे, आज यही देखोगे आप लोग बैठ के क्लास को, ठीक है ना, यही मैं प्ले कर दूंगा आप लोग के लिए क्लास को, देखना मैं डाउट्स कवर अप करूंगा, पूरा नेशनल इनकम को प्रॉपर्ली करके जाओ आराम से। कोई हड़बड़ी है तुमको जीवन में, नहीं है ना, आराम है ना जिंदगी में, तो वो करके जाने का आराम से, उसके बाद में आगे बढ़ना। ठीक है, ये हल्का का समझ में आ गया। सेकेंड लेटर क्या है आपका, देखो तो हमेशा पीएनपी है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट है आपका, इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। फिर लास्ट लेटर क्या दिया है देखो तो के लिए, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर, ये तो देख के समझ में आ रहा है, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। ठीक है सर, मार्केट प्राइस क्या है, जिस प्राइस में बाजार में सामान बिकता है, जिस प्राइस में बाजार में सामान बिकता है, बाजार में जब सामान बिकेगा तो उसमें कौन सा वैल्यू आएगा मुझे बताइए, सब कुछ, प्रोडक्शन कॉस्ट सब कुछ आएगा, प्रॉफिट भी आएगा, साथ में टैक्सेस वगैरह है तो वो भी जुड़ेगा, कोई सब्सिडी वगैरह दिया तो उसको भी हटा दिया जाएगा। ठीक है, टैक्सेस कौन सा आएगा, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस नहीं आता, बिकॉज डायरेक्ट टैक्सेस को हम लोग प्यार से इनकम टैक्स भी बुलाते हैं, क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स जो है इट इज गिवन ऑन द इनकम। ठीक है, ये एक डायरेक्ट टैक्स है, मैं अगर रुपया कमा रहा हूं तो मैं टैक्स दूंगा, मैं अगर इनकम नहीं कमा रहा, एग्जाम्पल अभी आप लोग इनकम कमा रहे हो क्या, तो डू यू पे डायरेक्ट टैक्सेस, द आंसर इज नो। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी वगैरह, एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो हम लोग किसके ऊपर पे करते हैं, ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, ऑन द गुड्स एंड सर्विस। अगर मैंने कोई सामान को खरीदा, अगर मैंने कोई सर्विस को अवेल किया तो आई हैव टू पे जीएसटी। बात समझ में आया, तो मोस्ट ऑफ द पीपल पे व्हाट, जीएसटी। समझ में आया आपको, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे, चलेगा। यहाँ पे कौन सा टैक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। ठीक है, तो सर लास्ट चीज क्या सीखा था हमने यहाँ पे, कि सर अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तो इसमें जुड़ता है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस से सामान का दाम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और सब्सिडी से क्या होता है, आपका सामान का दाम कम हो जाता है। ठीक है, और देखो 100 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स है, 20 रुपए का सब्सिडी है, तो नेट में अपना टैक्स कितना लग रहा है, 80 लग रहा है नहीं लग रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्यार से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कितना रुपया होगा आपका, 80 रुपया।
बात समझ में आ गया आपको? दिक्कत तकलीफ कोई सा भी यहाँ पे नहीं है? हो जैसी क्लियर है? फाइन एनफ? ओके, ठीक है ना यहाँ तक? तो ये था आपका 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स का लेक्चर। आप लोगों को मैं दिखा दूंगा, बट समझ में आ गया मोटा मोटी क्या है इसमें? सर ये क्यों जानने की कोशिश कर रहा है? चाहे आपको कोई भी कंट्री कुछ भी कैलकुलेट करके दे दे, यू शुड बी इन अ पोजिशन टू डिसाइड कि मेरे को क्या निकालना है। किसी कंट्री ने बोल दिया कि हम आपको GNPFC निकाल के देगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और हमारा देश निकालता है नेशनल इनकम यानी कि NNP एट FC। मैं 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स को यूज करके कहीं से भी कहीं ट्रैवल कर सकता, चलेगा? इज इट फाइन? मुझे बताइएगा। इसी को नजर रखते हुए हम लोगों ने देखा था कि सर हमें हर कंट्री को अपना नेशनल इनकम निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? नेशनल इनकम निकालना पड़ता है। और नेशनल इनकम निकालने के लिए वी हैव अंडरस्टूड देयर आर 3 मेथड्स, द वैल्यू एडेड मेथड, द इनकम मेथड एंड द एक्सपेंडिचर मेथड, जो मैंने ऑलरेडी रिपीट कर दिया आप लोगों को। सर वैम का जो थीम है, वैम का जो थीम है ना, सेंट्रल थीम जो है, वो किसके ऊपर डिजाइंड है? सर वैम का सेंट्रल थीम यही है कि देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज है, उसका वैल्यू अगर मैंने निकाल लिया, देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज है उसका वैल्यू अगर मैंने निकाल लिया, तो अल्टीमेटली आई कैन रीच जीडीपी। क्योंकि जीडीपी का मतलब क्या था? देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? आपका जीडीपी कहेंगे। सही बात है बिल्कुल, यहां तक या नहीं है मुझे बताइए आप लोग? ठीक है, उसको जीडीपी कहेंगे। और जीडीपी अगर मैं पहुंच गया तो मैं नेशनल इनकम आराम से निकाल सकता हूं यूजिंग द 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स। लॉजिक समझ में, थीम समझ में है कि वैम डिजाइन कैसे हुआ था। वैम का थॉट प्रोसेस क्या था? जीडीपी निकालना, जीडीपी निकालना, जीडीपी निकालना है। जीडीपी कैसे निकाले? देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है। देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ मतलब कि देश में कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है। उसका वैल्यू को अगर मैंने जोड़ दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा? जीडीपी मिल जाएगा। और जीडीपी के थ्रू मैं कहां जा पाऊंगा? नेशनल। आपको भी इस तरीके से दिमाग में रखना है, नहीं तो भूल जाओगे, नहीं तो याद करते रहोगे वैम से क्या निकलता है, वैम से क्या निकलता है। अरे भाई वैम का सेंट्रल थीम कहां से आया था? जीडीपी से। तो अल्टीमेटली वैम से क्या निकलेगा? जीडीपी। और जीडीपी से नेशनल इनकम निकालना आता है क्या? आराम से आ जाए। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये था फाइनल गुड्स का वैल्यू निकालना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि प्रोडक्शन हर एक स्टेज में अलग अलग रूप से जाता है। आपसे आपको गया, आपसे आपको गया, आपसे आपसे गया, आपको आपसे गया, फाइनल कस्टमर आप हो। तो यहां तक आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है या नहीं है? तो गवर्नमेंट बोला ये तो दिक्कत वाला काम हो गया भाई, कैसे निकालेगा फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स? फिर एक चीज रियलाइज हुआ कि जो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स होता है ना, और अगर मैंने हर स्टेज का कितना वैल्यू एडिशन किया, उन सबको जोड़ा, बात बिल्कुल सेम है। मतलब देखो, हर एक स्टेज में जब पर्सन ए से पर्सन बी में जाएगा, पर्सन बी से पर्सन सी में जाएगा, तो क्यों जाएगा आप मुझे बताइए तो? एग्जाम्पल, कोई भी सामान रिटेल होलसेलर से रिटेलर के पास क्यों जाता है? जब भी होलसेलर के पास, सोचो 120 रुपए में सामान आया, क्या वो रिटेलर को 120 में बेचेगा? वो क्या करेगा? उसमें थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर देगा, उसमें उसमें क्या करेगा? थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर देगा। सोचो एग्जाम्पल, वो 50 रुपया और जोड़ दिया, और किसको दे दिया? रिटेलर को। रिटेलर क्या करेगा? और कितना में बेचेगा कस्टमर को? बात सब यही होता है ना। मतलब कि आप मुझे बताइए, होलसेलर ने कितना वैल्यू ऐड किया? 50। रिटेलर ने कितना ऐड किया? 100। इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। क्या बोलते हैं इसको? वैल्यू एडिशन। और स्टेज ए से स्टेज बी में जाने में कुछ ना कुछ हमेशा क्या होगा? आपका वैल्यू एडिशन होगा ही होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा? वैल्यू एडिशन होगा ही होगा। क्यों ना, थॉट प्रोसेस सोचो, क्यों ना मैं हर एक स्टेज का वैल्यू एडिशन को ऐड कर दूं, तो मुझे ऑटोमेटिकली जो फाइनल वैल्यू है वो मिल जाएगा। एग्जाम्पल सोचो, होलसेलर के पास में रिटेलर से आया 100 रुपया में। कितना रुपए में? 100 रुपए में। और यही बनाता है, सोचो यही मैन्युफैक्चरर है, इसको कितना कॉस्ट पड़ता है? 100 रुपया। ये 100 रुपए में किसको बेचा? होलसेलर को। कितना होलसेलर को बेचा? ठीक है, 100 रुपया में। होलसेलर कितना में बेचा? सॉरी, इसको कितना कॉस्ट पड़ रहा था? 100 रुपया। इसने होलसेलर को कितना में बेचा? 120 रुपया में। होलसेलर ने कितना में बेचा रिटेलर को? 170 रुपए में। और इसको कितना में बेचा है? 270 में। आप मुझे बताइए, जो मैन्युफैक्चरर था उसका कितना कॉस्ट पड़ रहा था? 100 रुपया। ठीक है, ये जब होलसेलर को बेचा
ठीक है, तो उसके पास कितना एक्स्ट्रा रुपया आया, और 20 रुपया। उसके बाद में जो होलसेलर है वो कितना रुपया जोड़ के बेच रहा है, 50 रुपया। और रिटेलर कितना रुपए में एक्स्ट्रा बेच रहा है, 100 रुपया। टोटल बताओ तो कितना है, 270 है या नहीं है, 270 है या नहीं है। ऊपर का जो फाइनल वैल्यू कितना था, 270, और हर एक स्टेज का मैंने वैल्यू एडिशन को जोड़ा तो मुझे क्या मिला, 270। बात बिल्कुल सेम है या नहीं है ना सेम। इसीलिए ये थॉट प्रोसेस से क्या सिस्टम आया, वैल्यू एडेड सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू एडेड मेथड बोलता है कि फाइनल वैल्यू को तो निकालना बहुत मुश्किल है, क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं क्या करूं साहब, मैं हर एक स्टेज से क्या निकाल लूं, वैल्यू एडिशन निकाल लूं। सारे स्टेजेस का वैल्यू एडिशन को अगर मैंने जोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली आई गेट व्हाट, द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स। उसके बाद सबको जोड़ दो तो मुझे क्या मिल जाएगा, जीडीपी मिल जाएगा। पहले मुझे बताइए थीम समझ में आया ही नहीं आया, क्योंकि इसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। समझ में आ गया कि क्या थीम था आपका, स्टोरी समझ में आ गया। अब सेकंड दिमाग में क्वेश्चन क्या आएगा, आपको 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 था फाइनल वैल्यू पे गुड्स निकालना है। सर फाइनल वैल्यू पे गुड्स को निकालना बहुत मुश्किल था, तो मैंने क्या निकाला, वैल्यू एडिशन निकाला। वैल्यू एडिशन के तहत आई कैन रीच द गोल विच इज टू रीच जीडीपी। नाउ द सेकंड क्वेश्चन अराइजेस इज व्हाट, दिमाग में सेकंड क्वेश्चन क्या आ रहा है कि आखिरकार ये वैल्यू एडिशन में कैसे निकालूं, ये वैल्यू एडिशन में कैसे निकालूं। आप मुझे बताइए, अगर आप एक रिटेलर हो, आप एक रिटेलर हो, तो आप अपना वैल्यू एडिशन को कैसे निकालोगे, आप मुझे बताइए। इफ यू आर अ रिटेलर, हाउ विल यू कैलकुलेट योर वैल्यू एडिशन, आपने कितना वैल्यू एडिशन किया है सामान में, उसका वैल्यू कैसे निकालोगे आप, ट्राई कर दो। इसने क्या बोला, जितना में आपने बेचा लेस, जितना में आपने खरीदा, उसको अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, वैल्यू एडिशन मिल जाएगा। सही बात है या नहीं, मुझे बताइए, सही बात है। अल्टीमेटली यही होता है ना वैल्यू एडिशन। एग्जाम्पल, हम लोग चार लोग बैठ के काम कर रहे थे, हम लोग चार लोग बैठ के काम कर रहे थे, और हम लोग ने 20 असाइनमेंट्स कंप्लीट कर दिया। हम लोग चार लोग बैठ के काम कर रहे थे, हम लोग कितना असाइनमेंट्स कंप्लीट कर दिया, 20 असाइनमेंट्स कंप्लीट कर दिया। आप आए और बाहर आए, ठीक है, आप आए और बाहर आए, और कितना अपने हम लोग कितना कंप्लीट करने लग गया, 25। कितना कंप्लीट करने लग गया, 25। तो आप मुझे बताइए आपके आने की वजह से एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स कितना प्रोड्यूस हुआ, 5। कैसे निकाला आपने, 45 माइनस जब आपने देखा कितना था, 40, कितना मिलेगा आपको, 5। तो आपका वैल्यू एडिशन कितना था, 5 असाइनमेंट्स, वही निकालेंगे। वैल्यू एडिशन इन द केस ऑफ प्रोडक्शन, इन द वैल्यू क्या होगा, कितना में बेचा माइनस कितना में खरीदा, कितना में बेचा माइनस क्या, कितने में खरीदा। सही बात है या नहीं, मुझे बताइए, आप लोग क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अगर मैं एक फॉर्मूला के हिसाब से बनाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, आप मुझे बताइए, वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू, वो तो बाद में करेंगे, कितना में सेल माइनस कितना में, बताओ सही है, कितना में सेल माइनस कितना में परचेज। समझ में आया या नहीं है, पक्का। अब हम लोग को समझ में आएगा कि इतना तो क्लियर हो गया। मुद्दा ये है कि सिर्फ सेल नहीं होता, क्योंकि कुछ कुछ सामान तो स्टॉक में भी रहता है। सारा सामान बेचते हो क्या आप लोग, सब सामान बेच देते हो क्या जितना आया, नहीं ना, कुछ सामान तो स्टॉक में भी रहता है। एग्जैक्टली हम लोग केवल ये बोले बात बिल्कुल सही नहीं है, इसे थोड़ा और ब्रॉड टर्म चाहिए हम लोग को, ताकि वो इसके अंदर क्या हो जाए, समा जाए। ठीक है, इसलिए वी हैड अंडरस्टूड अ टर्म, क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कितना में खरीदा, उसको अपन बोलेंगे इंटरमीडिएट व्हाट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है। सर क्यों आपने ये ऊपर वाला टर्म्स को क्यों चेंज कर दिया, आपने सेल माइनस परचेज क्यों नहीं बोला, आपने वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन में ऑलरेडी सेल और परचेज का वैल्यू इंक्लूडेड होगा। बट पहला आप मुझे स्टेप बताइए, आपको याद क्या करना है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू व्हाट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस व्हाट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैं पहले 10 सेकंड लेता हूं, आप लोगों से दिमाग में यही सेट करना है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू व्हाट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस व्हाट,
इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बात समझ में है? अगर क्वेश्चन में, अगर कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, उसमें अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है और डायरेक्टली इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है, तो उसके आगे क्या है पीछे क्या है उससे कुछ फर्क पड़ेगा आपको? नहीं। आपके पास तो डायरेक्टली ब्रह्मास्त्र दे दिया है, तो आप डायरेक्टली इस ब्रह्मास्त्र को यूज करो और आंसर निकाल दो। इसके आगे ड्रिल कब करना है हमने को? जब डायरेक्टली ये दिया हुआ नहीं, और हमें जानना भी है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या क्या आएगा और इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या क्या आएगा। हाँ सर, क्या आएगा इसमें बताइए एक बार के लिए। अच्छा, देखो मैं बताता हूँ एक बार के लिए। वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या आएगा? एक तो आपका बेहतरीन प्यार सा पार्ट क्या आएगा आपका? सेल्स। ये तो आना ही था, ऊपर में था ना कितना में आपने बेचा, तो वो तो आना ही था। ठीक है, और साथ में क्या आएगा आपका? ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ सामान दिखता नहीं है तो वो किस में रहता है? स्टॉक के फॉर्म में रहता है। बट हम लोग स्टॉक के जगह सिर्फ स्टॉक नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? चेंज इन स्टॉक। क्या लिखेंगे अपन? चेंज इन स्टॉक। सर चेंज इन स्टॉक क्यों? क्योंकि सर हमको आज तक कितना स्टॉक आपके पास में है उससे मतलब नहीं है, हमको करंट ईयर में आपके पास कितना स्टॉक है वो जानने का है खाली। मतलब कि हम लोग नेशनल इनकम जीडीपी जो है वो हर साल कैलकुलेट करते हैं, इट इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर। आई एम कंसर्न अबाउट द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ द करंट ईयर। अब करंट ईयर का अगर मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है तो मैं क्या क्या यूज करूंगा? सेल्स चाहिए मुझे करंट ईयर का, प्लस इस साल में कितना स्टॉक। और इस साल का स्टॉक कैसे निकालेंगे हम लोग? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसका लॉजिक भी मैंने आपको बताया था, याद है ना आपको? ठीक है, चाबी वाला याद है ना? मैंने खोला पहला दिन, मैंने 500 यूनिट देखा, मैंने दरवाजा बंद कर दिया, ईयर के एंड में आया वापस खोला 1500 मिला मेरे को, तो करेंट ईयर में स्टॉक के फॉर्म में कितना रह गया? 1000। ठीक है, कैसे निकालेंगे अपन? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। समझेगा? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द current year, closing stock of the current year. And what do you mean by opening stock? That means closing stock of the previous year, because closing stock of the previous year becomes what madam? The opening stock of the current year. Make sense? यहां तक मुझे बताइए, आप लोग क्लियर है बिल्कुल? यहां तक क्या दिक्कत है मुझे बताइए, कोई दिक्कत तकलीफ कोई शंका कोई इशू? नहीं ना? हल समझ में आया आपको? चलेगा। अब सेल्स जो है, अब जैसे एग्जाम्पल जो क्वेश्चन में एग्जाम में आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या ढूंढोगे आप? सेल्स वगैरह है क्या, ये तो ढूंढोगे। अगर ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ सर, आराम से हो जाएगा। अगर ये भी नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ सर, क्योंकि इसके अंडर क्या आता है? ये सब चीज। बात समझ में? तो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन एंड सॉल्व अकॉर्डिंगली। अगर ड्रिल करना है तो ड्रिल करो, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है, सेल्स भी अगर कभी कभी ना ऐसा होता है, सेल्स अगर दिया हुआ है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? सेल्स को ही यूज करेंगे। बट अगर कभी कभी डायरेक्टली सेल्स का वैल्यू दिया हुआ नहीं रहता है, ठीक है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे? सेल्स का और ब्रैकेट देखेंगे हम लोग। सेल्स ऑल्सो कैन बी ऑफ टू टाइप्स, सुनेगा। इसको हम लोग तभी यूज करेंगे जब सेल्स दिया हुआ नहीं है आपके इसमें। अगर क्वेश्चन में आपको डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ है तो हम लोग क्या ढूंढेंगे साथ साथ में? एक्सपोर्ट, क्योंकि सेल्स जो है वो देसी भी हो सकता है और विदेशी भी। देश मतलब डोमेस्टिक सेल्स, विदेशी मतलब एक्सपोर्ट। बात समझ में है? चलेगा बिल्कुल यहाँ पे पक्की बात। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हैड मेजरली टू थिंग्स, सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक। सेल्स हैव टू थिंग्स, डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालोगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो सवाल में क्या दिया हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सवाल में अगर आपको सेल्स दिया हुआ है तो आपको नीचे जाने की दरकार ही नहीं है, इसको देखना ही नहीं है आपको। अगर दिया हुआ तब भी क्या कर लो? आंख बंद कर लो। अगर ये दिया हुआ, क्योंकि पप्पा दिए हुए हैं तो बेटों का नाम जरूरी है क्या जानना? पप्पा है ऑलरेडी, और दद्दू दिया हुआ है तो इनको खुद को देखने का दरकार ही नहीं है। तो दद्दू इज गिवन, देन पप्पा, मम्मी। ठीक है, तो बेटा लोग को दरकार दरकार नहीं है। ठीक है, और चेंज इन स्टॉक में अगर लिखा हुआ इंक्रीज इन स्टॉक मतलब पॉजिटिव वैल्यू, डिक्रीज इन स्टॉक लिखा हुआ मतलब नेगेटिव वैल्यू। समझ में आया आपको? तो क्वेश्चन को आपको आइडेंटिफाई करना इस तरीके से कि हमको क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है,
कि आपका यहाँ पे काम हो जाएगा या इसके नीचे जाना है, वो आपको डिसाइड करना है। यार जब भी क्वेश्चंस करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तीसरा चीज मेरे को बाद में चला कि मेरा और एक भाई है, ठीक है, कि सर कभी कभी सामान हम लोग क्या कर देते हैं, बाजार में बेच देते हैं, कुछ हमारा स्टॉक के फॉर्म में रह जाता है, और कभी कभी कुछ कुछ सामान हम लोग खुद भी कंज्यूम कर लेते हैं। याद है चॉकलेट का एग्जांपल दिया था मैंने, अगर आपके चॉकलेट की शॉप है तो कुछ सामान आप बेच दोगे, कुछ सामान आपके स्टॉक में रह जाएगा। और सोचो अगर आपका चॉकलेट का दुकान है, ये एग्जांपल सोचो, वो पांचाली में जो मोमो का दुकान है तुम्हारा, ठीक है, तो तुमको लगता है तुम एक दो मोमो खाए बिना निकल जाएगा? बताओ, पापा बोले पापा दो तीन पीस मेरे लिए भी पैक करके रख दो, हम भी खाएगा, है या नहीं? खाना ही है, सही बात है या नहीं? खुद का दुकान से सामान खाएगा या नहीं खाएगा तुम? हाँ, इसको क्या बोलेंगे, तीसरा कैटेगरी को क्या बोलेंगे हम लोग, गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। क्या बोला मैंने, गुड्स यूज फॉर सेल्फ। सीधी सी बात है, आपको निकालना, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ है। आपको क्या निकालना है, देश में कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ है। अब वो प्रोड्यूस कैसे निकालोगे, डायरेक्टली निकालना मुश्किल है, तो कैसे निकालोगे, आप ये बोलोगे भैया देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है, अच्छा बताओ कितना बिक्री हुआ, कितना का बिक्री हुआ, कितना स्टॉक में है, इतना स्टॉक में, और कितना खुद से कंज्यूम कर लिया, इतना कंज्यूम कर लिया, तो हो जाएगा टोटल कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ है। बट इसमें सर्विसेज इंक्लूड क्यों नहीं होता सर, क्योंकि जो गुड्स आपने खुद सेल्फ कंज्यूम किया है उसका वैल्यू डिटरमाइन करना तो पॉसिबल है ना। मोमो अगर तुमने खुद खा लिया है तो मोमो का वैल्यू डिटरमाइन करना तो पॉसिबल है ना, कि इतना का मोमो आपने खाया है। बट सर्विसेज का तो हाथ पांव ही नहीं होता है, उसका वैल्यू डिटरमाइन करना पॉसिबल ही नहीं, इसलिए हम लोग सर्विसेज यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड करते नहीं। क्लियर है बिल्कुल यहां तक, इज इट फाइन? ठीक है, हो जाएगा, समझ में आ गया? ये तीन चीज है बस खाली, ठीक है, इन द केस ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट। जब हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन का बात करें, ठीक है, तो इसके दो बच्चे का नाम है, ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हैज टू बच्चे, एक है आपका लोकल लेवल पे तुमने क्या कंज्यूम किया, और दूसरा है आपका दूसरा क्या है आपका इम्पोर्ट्स। सीधी सी बात है, जब हम कंजम्पशन करते हैं, कंजम्पशन मतलब परचेजेस वगैरह, वो हम लोकली भी कर सकते हैं, डोमेस्टिक भी, और हम लोग बाहर से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। याद आ गया आप लोग को परफेक्टली? डोमेस्टिक कंजम्पशन में भी दो चीज है, उसके बाद खत्म कहानी। डोमेस्टिक कंजम्पशन में क्या आता है, एक तो आपका परचेजेस, परचेजेस तो आएगा ही, साथ में एक अनोखा पॉइंट है, वो है कि केवल हम जब सामान का वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, बॉटल का जो कॉस्ट है, ये सिर्फ हमारा जितना सामान का परचेज हुआ उसके हिसाब से नहीं होता है, इसमें कितना शिपिंग लगा, इसमें कितना ट्रांसपोर्टेशन लगा, इसमें कितना लोडिंग अनलोडिंग सब कुछ जोड़ता है या नहीं जोड़ता है, यानी कि ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें आप जोड़ के इस बॉटल का प्राइस डिटरमाइन करते, तो आपको एक्सपेंसेस जोड़ना है, कौन से नेचर का, डायरेक्ट नेचर। सारे एक्सपेंसेस नहीं आना है, कौन सा आएगा, डायरेक्ट नेचर का, जिसका सामान का वैल्यू आप डायरेक्टली सामान पे डायरेक्टली लगाते, ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहां तक। अब इसमें भी कैसे करोगे सर, अगर क्वेश्चन में इनडायरेक्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है तो क्या यूज करोगे, डायरेक्टली उसका वैल्यू। इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया हुआ है तो भी बात बिल्कुल सेम है। उसके अलावा अगर ये दिया हुआ तो इसको यूज करोगे, और अगर ये दिया हो तो लास्ट में ये यूज करोगे। समझ में आया आपको? तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन टाइप यू हैव टू फिगर आउट एज टू व्हाट यू हैव टू यूज। समझ में आया? तो यार अगर क्वेश्चन इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग को सारा चीज ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, चलेगा ना। जब मैं देश का सारे वैल्यूएशन को जोड़ दूं तो मुझे मिलेगा ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस। क्या मिलेगा, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस। सब कुछ ग्रॉस, सब कुछ मिला मिलू के कितना वैल्यू एडिशन हुआ एट मार्केट प्राइस। अगर अलग अलग दिया हुआ नहीं है, प्राइमरी सेक्टर का इतना है, टर्शरी का इतना है, सेकेंडरी का इतना है, सर इतनी दिया हुआ है, तो जीवीएमपी इज नथिंग बट व्हाट, जीडीपी है। बात समझ में आया? जीबीएमपी बस नथिंग बट जीडीपी एमपी, आप इसको इंटरचेंजेबली भी पढ़ सकते हो, जीबीएमपी और जीडीपी एमपी, बात बिल्कुल क्या है, सेम है। और एक बार अगर आप जीडीपी एमपी पहुंच गए तो आप मुझे बताइए, जो भी सवाल आपको पूछेगा, बोलेगा नेशनल इनकम निकालो, निकाल लोगे?
बोलेगा डोमेस्टिक इनकम निकालो, निकाल लोगे? द आंसर इज सी। बात समझ में आया आपको? चलेगा, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक। ठीक है, आप लोग एक काम करो, पहले रफ में या फिर कॉपी में पहले बिना देखे इसको लिख लो, जिससे जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसको बिना देखे लिखना है आपको, याद नहीं, मतलब इसकी आपको याद ऐसा वो कर देखना है कि आपको सोच सोच के लिखना है। आंसर मैंने दिखाऊंगा यहाँ पे, पहले लिख लो आप लोग, फिर वेरीफाई करना, तुम लोग समझ कर लो। सिर्फ स्टेटमेंट वाला बात, ठीक है, बाकी हो गया। तो डाउट किस में है? बोलता बहुत प्रॉब्लम हो रहा है हमको। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तुमको, लोगों का बीपी बढ़ाता है तो है, पता है? फोन में बोला था तो ओ, बहुत ज्यादा बोला था तुम। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं भैया मेरा शादी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बोला था ना? अच्छा, पहले से फिगर आउट किया हुआ है। इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी के ऊपर दो टेक है। इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी में ऐसा सीन है ना, कि अगर आप इम्पोर्ट को एज अ नॉर्मल परचेजेस मान रहे हो कि मेरा काम ही मशीनरी बेचने खरीदने का है, उस नजर से अगर आप इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी को ले रहे हो तो इंक्लूड हो जाएगा, पार्ट ऑफ परचेजेस। पर अगर आप इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी को इस तरह से सोच रहे हो कि मैं एक बड़ा कैपिटल परचेज कर रहा हूँ, तो कैपिटल परचेज का वैल्यू को अपन परचेज में नहीं गिनता है, अपन उसका डेप्रिसिएशन देता है हर साल। इसलिए अपन जब बड़ा मशीन खरीदता है अकाउंट्स में भी, तो वी नेवर शो इट इन पीएल अकाउंट, वी शो इट इन द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट से फिर अपन क्या लेता है हर साल? डेप्रिसिएशन कहाँ दिखाता है अपन? प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाता है। ठीक है, तो वो एक टेक है, उसमें आप नोट लिख के आंसर लिख सकते हो। बट अगर परचेज ऑफ मशीन लिखा हो, परचेज, तो जनरली इट इज फॉर कैपिटल नेचर वाला। ठीक है, लिख 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 भाई। हाँ जी। अरे वो एक्सपेंडिचर मेथड का है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो तुम लोग एक्सपेंडिचर मेथड, हाँ वो भी एक्सपेंडिचर मेथड में है। तुम लोग का स्कूल में क्या करवाया है? तो क्या पूछा तुम लोग को? कोई बात, आराम से हो जाएगा। लास्ट में इनकम मेथड तो तुम लोग को पता ही, कॉम्पोनेंट्स वैम तो लोग पढ़ ही लिया, ये देखो, ये देखो क्या लिखा हुआ है, किसके नीचे आ रहा है? और फिर ये तुम जा रहे हो मन का, देख लो, ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन। ये एक स्कैम है जो स्कूल में लोग यूज करते हैं डराने के लिए, कि ये चैप्टर बहुत टफ है, बहुत टफ है। टेंशन मत करो, हम लोग का हिस्ट्री रहा है कि हम लोग इस चीज में लड़ाई किया हुआ है बहुत बार। थोड़ा वक्त दो, लड़ाई हो जाएगा तुम लोग का भी। क्या सिर्फ एग्जाम है? क्या है तो उसमें? हो जाएगा। सेम है तुम लोग का स्कूल? तुम लोग का सिलेबस क्या है? मैक्रो चैप्टर नंबर 1। हाँ, कॉलेज का तो झमेला है। हो गया, सम्स करो। स्टार्ट जो पेंडिंग है, मेरे को पूछो अगर इशू। इनडायरेक्ट टैक्सेस, वैट। पहले जीएसटी के पहले वैट था, अभी भी है वैट कुछ कुछ चीजों में। सारा टॉपिक सेवा का, हाँ पता है। अरे तो पेपर अच्छा आता है हमारा।
लास्ट टाइम का सीबीएसई का पेपर उड़ा दिया इको वालों को। इसलिए बोल रहा हूँ। लास्ट टाइम हिला दिया था पेपर लेकर हेलो। लास्ट 2 साल से थोड़ा आ रहा है। लास्ट 2 3 साल से थोड़ा अच्छा पेपर जा रहा है। हम तो खुश है। हम्म। वो टेक्निकल पेपर आना चाहिए, टेक्निकल एज इन कॉन्सेप्चुअल पेपर आना चाहिए ना। बैठा हुआ क्वेश्चन पेपर आने से क्या फायदा। और अभी भी तुम लोग का जो सिस्टम में हम लोग कर रहे हैं वो सिस्टम काफी चेंज हो जाएगा तुम्हारा। बिकॉज सबको समझ में आने लगे कि रट के कोई फायदा नहीं है चीजें। कोई पॉइंट नहीं है। कोई पॉइंट ही नहीं, रट के कोई मतलब नहीं, तुम कितना रियल लाइफ एप्लीकेशन कर सकता है उससे इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा। और मेन चीज होता है तुम्हारा कि तुमको कितना एफर्ट डालने का मन है उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। इफ दैट एफर्ट इज नॉट देयर, पॉसिबिलिटी नहीं। और जितना अभी ये टॉपिक्स आ गया है, व्हाई व्हाई इज द क्वालिटी ऑफ, मतलब द सब्जेक्ट गोइंग डाउन। मतलब आप देखना, लास्ट 2 3 साल पहले तक पीपल वेर एबल टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, बट लास्ट 2 3 साल से क्यों टिप हो गया, मतलब समझ ही नहीं आता ऐसा होता होगा तुम लोगों के केस में। बिकॉज पीपल आर नॉट रिसर्चिंग फर्दर। मतलब जो एक पुराना नोट्स बना हुआ है 2014 15 4 5 का बना हुआ है उसी को अब पीपल हैव, अभी नोट्स तो तुमको ऐसे ही मिल जाएगा कहीं भी। पॉइंट ही नहीं है सिर्फ नोट्स लिखवा के, तब तो तुमको समझाने का नहीं। और तुम्हारा एक्सपीरियंस तभी आएगा व्हेन यू हैव द रिसर्च कैपेसिटी। तुम बैठ के रिसर्च करता है इतना वो चीज है। कितना एग्जाम्पल्स तो मेरा आता है मेरे पास में, वो बेस्ड ऑन रिसर्च होता है। ऐसे ही ढूंढते 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 वो चीज। जैसे कल मुझे लॉ में एक आर्टिफिशियल पर्सन, दो कंपनीज लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है उसको एक्सप्लेन करना था। आई कुड हैव जस्ट गिवन एन एग्जांपल ऑफ कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई, सिंपल कोई मुझे बताना। आई टुक द एग्जांपल ऑफ रिलायंस एंड कैंपा कोला, जो 22 करोड़ में एक्चुअली अपना पूरा शेयर्स बेचा है। उसको लेके क्या हुआ, आपने लॉ का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया प्लस आपको रेलेवेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बारे में पता चल गया, तो दैट मच एफर्ट यू हैव टू पुट इन, बट नहीं कर पाता है लोग। there's a reason behind why people are not doing it, क्योंकि you don't get the reward, to be very honest people are not, see, बहुत जन का ब्रेड एंड बटर सिस्टम है वो चीज, एंड वेरी फ्यू टेक इट लाइक कि यार मेरे को करने का है इसमें। जिसको वो पैशन है वो करेगा, जिसको नहीं है कि भाई ब्रेड एंड बटर है मेरे को आना है मेरे को पढ़ाना है मेरे को जाने का है, वो इतना एफर्ट डालेगा ही नहीं। स्टूडेंट्स धीरे धीरे को हैव टू, मतलब चेंज, एंड चेंज धीरे धीरे आ भी रहा है। बड़े सिटीज में आने लग गया है लोगों के बीच में। The mid-sized cities will also get the things. People have become proactive now. Like मेरा super inclination will be towards teaching class 6 7 students. इसलिए नहीं कि I want to teach them, इसलिए क्योंकि उनका बेस चाहिए वैसा। तब सोचो कितना खतरनाक बेस होगा वो लोग का अगर बिल्ड होता है। If not even 6 7, if it is from 8, because 8 में people get matured. That's the thing. इस मामले में हम थोड़ा सा लकी भी मानेंगे अपने आप को, टू बी वेरी फ्रैंक। तो मेरा डे वन से गोल ये था कि क्वालिटी प्रोवाइड करना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि क्या होता है क्या नहीं होता। बट पीपल एक्सेप्टेड ऑल्सो, डोंट नो फनीली, पीपल एक्सेप्टेड फ्रॉम फर्स्ट डे ओनली कि चलो ठीक है हमारे लिए नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड पीपल विद दोज हु हैड पास्ड आउट 3 years ago also, they are still talking to me, they still have their financial decisions and this one from me. And one thing which I have kept it very very clear to me from day one was कि कभी भी किसी को अपना बेनिफिट के लिए गलत एडवाइस मत दो। ये मेरा केस में पहले से कोर एथिक्स था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द बिलीव करके आता है तुम्हारे ऊपर। अब तुम एक बार दो बार अपना बेनिफिट के लिए अगर झूठी एडवाइस दे भी दोगे कि ये बहुत फायदेमंद है ये कर लो, अब उसने कर लिया बाद में तो वो बेवकूफ तो है नहीं दुनिया कोई, रियलाइज तुम कर ही लेगा आगे जाके कि बना रहा था ये हमको अच्छे से, देन यू नेवर रेस्पेक्ट द अदर पर्सन अगेन। मतलब वो मेरे को नहीं करना था, इवन दो आई अर्न 5 रुपीज लेस, दैट्स वाज कंप्लीटली फाइन फॉर मी। बट गलत एडवाइस नहीं देना किसी को, खुद के फायदे से तो करना ही नहीं है भाई, जरूरी नहीं। बोल सकते हैं, बोल सकते,
सम हो रहा है। सम पहले इजी सम निकालो। इलास्ट्रेशन नंबर, सॉरी इलास्ट्रेशन नहीं, बैक क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 3 से शुरू करो तुम। वो इजी क्वेश्चन से शुरू करो, पहले हल्का हल्का बेस क्वेश्चंस करो तो वो समझ में आ जाएगा। 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स का लेक्चर देखना है तुम लोग को। पहले 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट का लेक्चर देखना है, डैड बैन करेगा। आया हुआ है? ठीक है। हाँ बुलाया तो है ही मैंने। टाइम मेंशन नहीं किया क्या? ओहो। बट 12 बज गया, ये तो खत्म होता है लंच टाइम हो जाएगा तुमका। जब तक खत्म नहीं होता, वो तुम लोग के ऊपर है। तुम लोग को लगता है आधा घंटा में हो जाएगा तो आधा घंटा में चला जाओ। 2 घंटा में रहता तो 2 घंटा में चला जाएगा। क्यों? ओ, जेंजी इश्यूज। बस था तो सही। हाँ चलेगा। कुछ कुछ नया क्वेश्चन है वो मेरा मेरा मॉड्यूल में एडेड है। इसका आंसर दिया होगा नीचे में। एक बार पहला क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन करो ना। मेरे पास था तो सही, हम देख लेगा अगर है तो। मेरे पास था तो सही। निशा क्या है? वो भी मेरा ही गया था। सारा परिवार के ट्रांसफर हो रहे हैं। मिल जाना चाहिए, कुछ कुछ मिल जाना चाहिए मेरे पास। नहीं सर क्या ब्लैंक है इसलिए पूछ रहा है, कौन सा चीज को लेके वो तो पूछ रहा है। अच्छा एनजीओ में ज्वाइन करने वाला चीज ना, कुछ सर्विंग करने के लिए सर्टिफिकेट के लिए तो बोल यार पूछेगा आज। चलो हम उस पर पूछवाता है आज। आज बात करता है, क्योंकि जिसपे पूछना पड़ रहा है उसमें मेरा इतना कोई अच्छा अभी वो नहीं चल रहा है साथ में। इसलिए हमको आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके करना पड़ेगा। क्या ग्रुप रहेगा? हटा दो। हटा दो। हम तो है नहीं किसी में भी शायद। वो तो सबको बोलोगे निकल जाएगा इससे। चलो निकल जाओ। नहीं निकल जाओ निकल जाओ, अब है हम खुद ही नहीं है उसमें। हम निकला हुआ नहीं है। बोल दो वो लोगों को, बोल दो निकल जाए। ठीक है करके निकलना शुरू होगा सभी लोग ही निकल जाएगा वो। सब सारा हो गया। स्टेटमेंट वाला बाकी है खाली, ट्राई करो तुम। क्यों नहीं होगा? तुमको अब एक शीट भेजना है रुको। सम का तो स्टेटमेंट वाला तो कॉपी करवाता हूँ। नॉर्मल परचेसेस। हाँ। क्या चार्जेस? इलेक्ट्रिक चार्जेस को एक क्वेश्चन में लिया है लोग।
उसको पावर चार्ज का एग्जाम्पशन देके, बट नॉर्मली नहीं आना चाहिए नियम से। सुन दो ना आपको, बुक लाया है कोई? पहले मैं एक तो सिंपल क्वेश्चन तुम्हारे लिए कर देता हूँ, उसके बाद मैं तुम लोग को वाला शीट से करवा देता हूँ। है बुक तुम्हारे पास एक्स्ट्रा? एक कोई एक्स्ट्रा जिसके पास बुक है वो ना, नहीं ना? चलो कोई बात नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल नंबर 3 का, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 में आओ, 4.37, पेज नंबर 4.37, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, कैसे क्वेश्चन करोगे, देखो क्या निकालने बोला आपको। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट मिस्टर एक्स, कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो को निकालना क्या है, टू फाइंड क्या है आपका, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। मेरे को नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस तो निकालना आता नहीं है, मेरे को क्या निकालना आता है, क्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना आता है मेरे को। अब इससे मेरे को यहाँ जाने का काम है, बाद में कर लूंगा मैं इस, ठीक है। पहले मैं निकाल लेता हूँ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ता है, वैल्यू एडिशन, जो कि है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब हमको इसके नीचे तब जाना है, देखते हुए। देखो तो यहाँ पे आपको क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट कहीं दिख रहा है, दिख रहा है कहीं पे वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्टली दिख रहा है? नहीं। मतलब मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट से काम हो जाएगा या इसके नीचे जाना पड़ेगा मेरे को? जाना पड़ेगा। क्या चाहिए होता है, फिर नीचे क्या होता है आपका, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या सेल्स और चेंज इन स्टॉक के सारे वैल्यूज दिए हुए हैं यहाँ पे? कितना कितना दिया हुआ है? देखो तो सेल्स का वैल्यू कितना है, 90। चेंज इन स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, 25 माइनस 15 कितना होगा, 10। ठीक है, माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्टली दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 40। तो ये कितना हो गया बताइए एक बार के लिए, GVA एट एमपी कितना हो गया आपका, 100 माइनस 40 कितना होता है, 60। ठीक है, 60 हो गया आपका। ठीक है, मेरा टारगेट क्या है, तो कैलकुलेट व्हाट, एनबीए एट एमपी। मैं निकाला कहा क्या हूं अभी, GVA एट एमपी। तो मैं क्या करूं ताकि मैं एनबीए एट एमपी पहुंच सकूं, मुझे बताइए। माइनस क्या करूं मैं, डेप्रिसिएशन और कुछ करना है मुझे, नहीं करना, तो मेरा आंसर आ जाएगा 60 माइनस डेप्रिसिएशन कितना का है बताओ एक बार के लिए, 20। से मुझे क्या मिल जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। समझ में इस तरीके से कहा। ट्राई करो आप बाकी के क्वेश्चन, ट्राई करो। एग्जांपल नंबर 4 ट्राई कर लो, 5 ट्राई कर लो, 6 ट्राई कर लो, 7 ट्राई कर लो, 8 ट्राई कर लो, 9 अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग एग्जाम्पल नंबर 9 किए हो गया, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10, ये एग्जाम्पल नंबर 9 ये वाला नया बुक का क्वेश्चन है, सैंपल पेपर 21-22 का आया हुआ है। चीनी स्टॉक पॉजिटिव, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है ना। परचेज ऑफ मशीनरी नहीं कंसिडर करता, कैपिटल गुड्स है। परचेज ऑफ मशीनरी हम लोग यूज करता है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। सब्सिडी तो हम लोग उसके लिए रहता है ना, एनआईटी के लिए। तो वो अगर निकालना हो तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, क्या निकालना है बोला है, क्या निकालना है बोला है, GVA एट FC। हमें निकालना क्या आता है, GVA एट
एमपी, तो एमपी से एफसी जाने के लिए क्या करोगे? माइनस एनआईटी। तुम्हारा थ्री एसेंशियल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए पूरा लेक्चर देख लो एक बार अभी। ठीक है। माइनस एनआईटी, और एनआईटी कैसे निकालता है? एनआईटी कैसे निकालते हो? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है तो जीरो मानेंगे, और सब्सिडी दिया हुआ है। केयरफुल रहिएगा, जब सब्सिडी खाली दिया हुआ है तो उसमें माइनस में वैल्यू रहता है। ठीक है। ये ले लो, फोटो ले लो। ये वाला तुम ट्राई करो तो। एग्जाम्पल है। तो शायद नया क्वेश्चन है दो तीन, इसलिए बोलो। ले लो, ट्राई कर, थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो नहीं किया हुआ उसमें से पहले वो कर लो। किया ना क्वेश्चंस? वो तुम लोग किया हुआ नहीं होगा, वो करो। जो जो उस पे 21-22 का क्वेश्चन है ना, एक काम करो अनामिका, जितने 21-22 से क्वेश्चंस लिखे हुए 21-22 ऐसे लिखा हुआ है ना आपका, वो क्वेश्चंस ले लो, तुम्हारा किया हुआ नहीं होगा। जैसे टर्म टू बोल के नेक्स्ट क्वेश्चन पेज में क्वेश्चन दिया है, वो भी एक बार ट्राई कर लो। तुमको पहले थ्री एसेंशियल कॉन्सेप्ट देखने का है क्या?